हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, प्रमुख युद्ध और संधि। और इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो युद्ध है, जैसे कि आप देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, तो इन सभी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आज इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। यानी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो चाहे वो आंग्ल सिख युद्ध हो, मराठा युद्ध हो, कर्नाटक युद्ध हो, इन सभी से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के साथ एंड तक आप बने रहिएगा और सभी क्वेश्चंस को, सभी चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने देखिए हर युद्ध के बारे में बारीकी से लिख रखा है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात किया है कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है। कर्नाटक युद्ध, तो देखिए कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में अगर हम देखें तो कर्नाटक युद्ध सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने लगा रखा है ताकि एक साथ आप देख करके याद कर सको कि कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक, दूसरा कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754, और तीसरा जो था 56 से लेकर के 63 तक। यानी इसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंग्लैंड फ्रांस आपको पता होगा, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन प्रश्न यानी कि यहाँ से बनते हैं, इन तीनों को याद रखिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या कारण रहा, इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो देखेंगे। तो देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आए थे। भारत में तत्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है कि तत्कालिक कारण क्या था, तो फ्रांसीसी जहाजों का अधिकार कर लिया गया। ये प्रश्न आपको हमेशा ऑप्शंस में देखने को मिलता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम सेकंड स्लाइड पे बढ़ते हैं और सेकंड स्लाइड में और भी इससे जुड़ी हुई जो सवाल चीजें होंगी वो आप देखिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध में यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांस ने चांद साहब की सहायता की तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का सहयोग कर रहे थे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक के किस नवाब की सहायता की थी। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा अनवरुद्दीन का सहयोग कर रहे थे, और जबकि फ्रांस जो थे वो किसका सहयोग कर रहे थे, तो चांद साहब का सहयोग कर रहे थे, राइट। इसी के तहत 1946 में अड़यार का जो युद्ध फ्रांस और यहाँ पे 19 नहीं 1746 होगा, 1746 का अड़यार का युद्ध फ्रांस और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में हुआ। फ्रांस ने मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पे सब 1700 होगा, 1748 में यूरोप में हुई एला सापल की संधि। देखिए ओक्साला सैपल लिखा है, कहीं कहीं एला सापल लिखता है, तो इसको याद रखिएगा कि 1748 में एला सापल के संधि के तहत 1748 में एला सापल के संधि के तहत समाप्त हुआ। तो ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन कब हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन एला सापल के संधि के तहत 1748 में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था 1746 से लेकर के 1748 तक, राइट। एक चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध पे बढ़ते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में अगर हम देखें तो कब हुआ था, 1749 से 1754, 1749 से 1754। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक 5 वर्षों तक के चला था। इस युद्ध में फ्रांसीसी हैदराबाद के मुजफ्फर जंग तथा कर्नाटक में चांद साहब को अपना समर्थन देते थे। यानी जो फ्रांसीसी थे, पहले भी हमने देखा था ऊपर में कि चांद साहब को ये सहयोग करते थे, सहमत करते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद में आसिफ जहां के बेटे नसीर जंग का और कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन का समर्थन करते थे। जस्ट पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिला है, ये मुजफ्फर जंग, और साथ ही साथ यहाँ पे हैदराबाद की आसिफ जंग के बेटे नसीर जंग। ये चीज दो यहाँ पे नया नाम आपको देखने को मिला। अब इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो इसमें क्या पॉइंट्स है वो समझ लीजिए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, इस युद्ध में फ्रांसीसी जो गवर्नर थे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न ये कि
द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे या फिर गवर्नर कौन थे? तो डुप्ले थे। कौन? डुप्ले थे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, उसका नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये प्रश्न बनेगा। साथ ही साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में युद्ध में अनूरुद्दीन की हत्या फ्रांसीसियों के द्वारा कर दी जाती है और हैदराबाद में नासिर जंग की भी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ से हमें ये चीज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि ये कहाँ से पूछा जाता है, और कुछ जो चीजें वो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल याद रखना है, थोड़ा सा जानकारी के लिए याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फिर से कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में 1751 में रॉबर्ट क्लाइव कर्नाटक की राजधानी आरकॉट, ठीक है, आरकॉट पर हमला करता है और उसके अगले वर्ष 1752 में मैसूर, तंजौर और मराठों की सहायता से चांद साहब को हरा देता है। तो चांद साहब कहाँ पे था? कर्नाटक में था, ठीक है, कर्नाटक में, जिसके समर्थन फ्रांसीसी जो कि कर रहा था, और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का जो कि सेनापति कह सकते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता थे, ये चीज ध्यान रखिए। और उनकी हत्या कर दी जाती है तथा कर्नाटक का नवाब अनूरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को बनाया जाता है। यानी कर्नाटक का जब नया नवाब किसको बनाया जाता है? तो अनवरुद्दीन की जो हत्या कर दी गई थी पीछे, उसमें हमने देखा था उसके बेटे मोहम्मद अली को बनाया जाता है। इस हार के बाद डुप्ले को वापस फ्रांस भेज दिया जाता है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बाद पांडिचेरी की संधि होती है, यानी कि ध्यान रखेंगे पहला जो संधि था किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो पहला संधि एलासापल की संधि 1700 जो कि हमने 48 में देखा था। दूसरा जो संधि होता है पांडिचेरी की संधि 1754 में होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन इसी संधि के तहत होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध को समझिए। तीसरे कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपको बताया गया था 1756 से लेकर के 1763 तक, करीब 7 वर्षों तक सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि तीसरे कर्नाटक युद्ध का समय 1756 से 1763 तक था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में चंद्रनागौर, कासिम बाजार और बालासोर में बुरी तरह से हरा दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको हरा। और साथ ही साथ 1759 तक उत्तरी सरकार, यानी वर्तमान समय में हम जानते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो समुद्री तट है उसको उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। 1760 में तमिलनाडु में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध हुआ। तो ये ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न हमेशा ये बनता है कि वांडीवास का युद्ध हुआ कब था? 1760 में। और वांडीवास पड़ता कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु का एक जगह था वांडीवास, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हार हुई, यानी फ्रांसीसियों का बुरी तरह से हार हुई। 1763 में तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि के तहत। चलिए अब यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ कब से कब आपको पता हो गया, 1746 से लेकर के 1748 तक। संधि कौन सा हुआ? तो एलासापल की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 49 से लेकर के 54 तक। दूसरा पांडिचेरी की संधि के तहत 1754 में। तीसरा कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 56 से लेकर के 63 तक, और यहाँ पे पेरिस की संधि के तहत 1763 में ये भी युद्ध समाप्त होता है। तो कर्नाटक युद्ध तीनों आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अफगान युद्ध। अफगान युद्ध है। तो अफगान युद्ध देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कितनी अफगान युद्ध हुई हैं। तो प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42, दूसरा अफगान युद्ध 78 से 80 तक, और तीसरा जो था वो 1919 में हुआ था, 3 मई 1919 से 8 अगस्त 1919, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के बारे में समझते हैं। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक पेज पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें जो पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ डेट पूछा जाता है। डेट आप याद रखिए कब से कब तक था। एक्चुअली ये जो प्रश्न होता है ना, यानी ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा युद्ध और संधि, ये सिर्फ और सिर्फ मिलान करने के लिए आपसे पूछा जाता है। मतलब मैक्सिमम चांसेस होता है कि वो मिलान करने वाला ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान उसके ईस्वी के साथ गलत किया गया। तो इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रथम एंग्लो जो अफगान युद्ध है वो 39 से 42 के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच हुआ था। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि अंग्रेजों के साथ हुआ था। दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध की बात करें तो 1878 से 80 के बीच अफगानिस्तान में ब्रिटेन द्वारा, यानी पहला तो अंग्रेजों के द्वारा, दूसरा ब्रिटेन के द्वारा हुआ था। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध मई 1919 से अगस्त 1919 तक अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह के पुत्र शाह अमानुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। यानी पहला भी अंग्रेजों के साथ, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फिर से अंग्रेजों के साथ। तो ये तीनों आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला आपका
अफगान युद्ध कब हुआ? तो पहला अफगान युद्ध 1839 से लेकर के 42 तक, दूसरा 78 से 80 तक, तीसरा 1919 में। तो देखिए दो चीज हमने कवर कर लिया, एक तो आपका कर्नाटक युद्ध, दूसरा अफगान। अब बारी आती है हमारी तीसरा जो कि सिख युद्ध के बारे में। देखिए सिख युद्ध से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न, एक्चुअली ये प्रश्न पूरा का पूरा आपको मैं बता चुका हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मिलान करने के संदर्भ में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको आप इसी तरह से सबसे पहले तो कोशिश करिए कि इनके जो ईस्वी है उनको याद रखें। तो आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध पहला जो हुआ था 1845 से 46, दूसरा सिख युद्ध 48 से 49 और तीसरा 49 में ही हुआ था। जैसे आंग्ल सिख युद्ध प्रथम के बारे में समझिए कि रणजीत सिंह कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद पंजाब में एक स्थायी सिख राज्य स्थापित नहीं कर सका। सितंबर 1843 में महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया गया। दिलीप सिंह की माता रानी जिंदा को उसका संरक्षण एवं हीरा सिंह को वजीर नियुक्त किया गया। रानी जिंदा एक विलासितापूर्ण अयास्त महिला थी। 1848 में मेजर ब्रांडफुट की लुधियाना में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्ति की गई। तो देखिए यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही रहेगा कि मेजर ब्रांडफुट के लुधियाना में कंपनी के एजेंट के रूप में कब नियुक्ति किया गया था? तो 1843 में। और 1847 के संबंध में एक और चीज आपको याद आ रहा है क्या? जो लॉर्ड एटनबरो थे उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, वो भी आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा आता है इसके अंतर्गत जैसे कि 1844 में गवर्नर जनरल बनकर के लॉर्ड हार्डिंग भारत आया था तथा उसने मेजर यहाँ पे हुआ मेजर ब्रांडफुट को पेशावर से पंजाब तक ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। अंग्रेजों ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया तथा सिखों को लाहौर की संधि यानी सिखों के साथ लाहौर की जो संधि है 9 मार्च 1846 करने के लिए बाध्य किया। तो ये प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है कई बार कि लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को। सतलज नदी के पार के सिखों के जो समस्त प्रदेश थे अंग्रेजों को सौंप दिए गए इस संधि के तहत, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए। इसमें अगला जो चीजें हैं 13 जनवरी 1849, ध्यान समझिएगा कि 13 जनवरी 1849 को शेर सिंह के नेतृत्व में सिखों एवं कमांडर गफ के नेतृत्व में अंग्रेजों के बीच चिलियावाला का युद्ध हुआ। तो ये प्रश्न कई बार आपने देखा होगा कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में। क्वेश्चंस बहुत बार ये रिपीट हुआ है कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ? 1849 में। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला परंतु अंग्रेजों को अपार क्षति हुई थी। यानी मिलान करने के या फिर कथन के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या हुआ था, तो अंग्रेजों को अपार क्षति हुई थी, ये कथन के फॉर्म में आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट कि इस युद्ध के 48 घंटे के बाद कमांडर गफ को हटा करके चार्ल्स नेपियर को कमान दे दिया गया था, ठीक है। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आंग्ल सिख युद्ध जो है इसका हम लोग अगला चरण देखते हैं। इसमें अब क्या है कि तीसरा आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ, इसमें तीसरा आ गया ना? हाँ ठीक है, दूसरा के बाद हमने अब तीसरा देख रहे हैं, राइट। तीसरा आंग्ल सिख युद्ध 21 फरवरी 1849 को लड़ा गया जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए और चार्ल्स नेपियर की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर दिया गया, यानी कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया 29 मार्च 1849 को, ठीक है। तो यहीं से हमारा तीसरा आंग्ल जो सिख युद्ध है वो आपका कंप्लीट होता है। तो ज्यादातर आपसे प्रश्न जो पूछा था वो आंग्ल सिख युद्ध प्रथम और द्वितीय में पूछा था, तीसरा आपका क्योंकि इसी के अंतर्गत लगभग आ जाता है, तो तीसरा 1849, बस आपको ये याद रख लेना है। अब यहाँ पे हमारा बात आता है मैसूर, तो ध्यान से समझिए मैसूर। देखिए मैसूर के संबंध में अगर हम बात करें तो मैसूर के भी 3 युद्ध, एक्चुअली यहाँ पे 4 युद्ध आपको देखने को मिलता है। तो पहला देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरे की बात करें तो 1780 से 84, तीसरा जो था आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 और चौथा आखिरी 1798 से 99 तक, ज्यादातर 99 आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच 2 वर्षों के लिए चला था, ठीक है सॉरी। अब इसमें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके बीच से बीच? अंग्रेजों और मैसूर के बीच,
जिसमें मैसूर का प्रतिनिधित्व हैदर अली कर रहे थे, जबकि फ्रांस की सहायता से किया, यानी हैदर अली ने इसमें फ्रांस की सहायता से किया, और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली थी। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला कि हैदर अली का नेतृत्व, यानी हैदर अली के साथ कौन था, फ्रांस था, जबकि यहाँ पे ध्यान देखिए कि जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली थी। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यहाँ पे समझते हैं। क्या कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में यहाँ पे समझिए, इसको हम यहाँ पे रखते हैं कि इस युद्ध के बीच में हैदर अली ने अचानक से मद्रास पर अपनी सेना द्वारा हमला कर दिया गया और वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इसी के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ और मैसूर की संधि की गई। यानी प्रथम युद्ध में हमने देखा तो अंग्रेजों की पराजय हुई थी, ये ध्यान रखना है। युद्ध का कारण क्या रहा था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण था कि मद्रास के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ता हुआ प्रभाव, जिसे हैदर अली और फ्रांसीसी कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्षेत्र को लगातार दक्षिण में बढ़ा रही थी और वहीं भी मैसूर पर कब्जा करना चाहती थी, और इसी कारण से हैदर अली फ्रांस के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया। इसी कारण हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करना चाहते थे। तो ये हमारा हुआ युद्ध का कारण। चलिए अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान से समझिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। ये डेट आपको याद रखना है। जितने भी युद्ध आपको बताए गए हैं उन सभी युद्ध के डेट याद रखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि वो युद्ध के डेट ही है, क्योंकि मिलान करने में सबसे पहले डेट ही देता है। मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। शुरुआत में हैदर अली ने आरकॉट पर कब्जा किया, जो कि कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में अंग्रेज सेना अधिकारी सर आयरकुट के नेतृत्व में उसे हरा दिया गया। इनके साथ एक युद्ध हुआ था, आपने पढ़ा होगा, पोर्टोनोवा का युद्ध। ठीक है, वो भी याद रखिए, 1781 के आसपास हुआ था पोर्टोनोवा का युद्ध। 1782 के बीच हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। 1784 में मंगलौर की संधि होती है, यानी जो प्रथम आंग्ल जो आपका ये मैसूर युद्ध है वो समाप्त होता है मद्रास के संधि के तहत, दूसरा मंगलौर के संधि के तहत, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त होगा, जो कि हम आगे देखेंगे। अब इसमें और भी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। युद्ध का कारण इसका क्या रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अरब सागर के किनारे स्थित माहे पर कब्जा कर लिया, जो कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तथा मैसूर राज्य से सटा हुआ था। इसी कारण से द्वितीय जो कि मैसूर युद्ध हुआ था। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को बताया गया 90 से 92, यहाँ पे देखिए लिखा गया 90 से लेकर के 92 के बीच टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई और उसके बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। यानी तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। युद्ध का कारण क्या था ये भी समझ लीजिए। तो टीपू सुल्तान ने अपनी सैन्य शक्ति को काफी मजबूत किया था। इसके लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांस की सहायता ली थी, फ्रांस की सहायता भी ली। मैसूर के दक्षिण में त्रावणकोर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सहयोगी प्रदेश था, उस पर हमला कर दिया था और इसी कारण से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो आई होप कि फ्रेंड्स मैसूर युद्ध के संबंध में भी सारी चीजें आपको कवर हो गई होगी, और मैसूर युद्ध का अंतिम जो युद्ध था वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली आंग्ल मराठा युद्ध आ रहा है। तो आंग्ल मराठा युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चौथा जो आंग्ल मैसूर हुआ था उसमें यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। वो बस याद रखना है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, राइट। अब यहाँ पे आता है हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में देखिए 3 चीजें ध्यान रखना है, कब कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से लेकर के 82, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 75 से लेकर के 82 तक। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, कहीं कहीं 6 लिखता है, कहीं 5 लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 18 तक। अब इसमें देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम दौर के कारण मराठा के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षी थी क्लाइव के समान कंपनी महाराष्ट्र में द्वैत शासन स्थापित करना चाहते थे।
यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के समान ही कंपनी जो थी वो महाराष्ट्र में द्वैत शासन स्थापित करना चाहती थी। 1775 के ईस्वी में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई। और आपको पता होना चाहिए कि यही संधि था जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत जो थी वो किस संधि के बाद हुई थी, किस संधि के तहत हुई थी, तो सूरत की संधि। और इसी संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1882 में सलबाई की संधि, जो कि अंत की बात करते हैं, तो यहाँ पे 1782 हो गया, कुछ पॉइंट्स मिसप्रिंट हो गए मतलब टाइप करने में, तो 1782 होगा। 1782 में सलबाई की संधि अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के बीच से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्त हुआ तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस तरह से रहा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इसमें क्या कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में, देखिए इसमें हमारा ये पॉइंट्स है कि इस संघर्ष का दूसरा दौर फ्रांसीसी भय से संलग्न था। 1800 ईस्वी में पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु मराठों की एक अभिशाप बनकर आई। नाना फडणवीस से मुक्ति होने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपना घिनौना रूप दर्शाया। उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए तथा षड्यंत्र रचे थे। तो ये कुछ चीजें थी जो कि थोड़ा सा जानकारी के लिए महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद जो की पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। जैसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में ये समझिए कि बाजीराव द्वितीय ने भाग करके बेसिन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की। अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि इन्होंने कब किया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। बेसिन की संधि याद रखेंगे मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बाजीराव द्वितीय ने किया था मराठों की तरफ से, ठीक है। इस संधि के अनुसार क्या क्या चीजें हुआ यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा मिलान करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कथन के फॉर्मेट में दे दे कि बेसिन की संधि के संबंध में कौन कौन सी चीजें जो कि सही है। तो पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर ली और भारतीय तथा अंग्रेजी पदातियों की सेना में पुनः रखना जो कि स्वीकार कर लिया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का जो अधिकार छोड़ दिया और अपनी विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर लिए। चौथ क्या था, तो आपको पता है कि मराठा के संबंध में चौथ एक प्रकार का कर हुआ करता था, स्वदेशमुखी भी कर था। अप्रैल 1804 में होलकर तथा कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गई। यद्यपि आरंभ में होलकर को कुछ सफलता मिली, परंतु अंत में उसे पराजित होना पड़ा। विवश होकर के होलकर ने अंग्रेजों के साथ सर जॉर्ज बार्लो से एक संधि की, जिसको हम लोग जानते हैं राजपुर घाट की संधि, और इसी संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है 1803 से 1805। चलिए अब इसके बाद है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आता है। इस युद्ध के मतलब कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस युद्ध का तृतीय तथा अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय 1813 से 1823 तक था और इसी बीच आपका हुआ था 1817 से 18 के बीच। हेस्टिंग्स के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली और अंततः दोनों दल युद्ध में खींचे चले आए। और आपको पता होगा कि पिंडारियों के दमन से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला है कि इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के जो वंशानुगत पद हुआ करते थे कि इसके बाद मतलब इनके पिता जो होंगे, पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को पेशवा बनाया जाएगा, तो ये जो पद था वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थी मराठा युद्ध के समय में। अब यहाँ पे देखिए मराठा द्वारा की गई जो संधियां थी वो अलग अलग बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लगा रखा है। जैसे पुरंदर की संधि 2 बार हुआ, एक तो 1665 में हुआ है, एक आपका आगे भी हुआ है 1776 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुरंदर की संधि 1665 जय सिंह और शिवाजी के बीच। दूसरा सूरत की संधि हुई 1775 में, जो कि कारण बना था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तीसरा राक्षस भुवन की संधि 1763 में, पेशवा माधवराव तथा निजाम के बीच। कंकापुर की संधि 1769, माधवराव और जनोजी के बीच। संगोली की संधि 1750 में, बालाजी बाजीराव एवं राजाराम के बीच, ये इंपॉर्टेंट है। झलकी की संधि 1752, बालाजी बाजीराव एवं हैदराबाद के निजाम के बीच। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि पुरंदर की संधि 1776। तो पुरंदर की संधि 1776 के संबंध में यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं,
ये जो है वो पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। और बड़गांव की संधि, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, बड़गांव की संधि 1779 में पेशवा माधव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच। सलभाई की संधि, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध, पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच। बसीन की संधि 1802 बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 1803 बरार के भोसले एवं अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो थी 1803। राजापुर घाट की संधि 1804 होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। और यही आपका द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है। पूना की संधि 1817 बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच। तो इसमें देखिए, ये अगर आपको नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि अभी तक तो मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा पूछा जाता है। ये ज्यादातर पूछे जाने की जो चांसेस होती है वो आपका इसमें ही पूछा जाता है कि देवगांव की संधि कब हुई, सलबाई की संधि कब हुई, बसीन की संधि कब हुई, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ, जो कि हमारा लास्ट ये स्लाइड है। और इसमें मैंने सब कुछ एक जगह रख दिया ताकि आप एक इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप जब भी रिविजन्स करना हो तो कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं। क्विक रिविजन्स में देख लीजिए कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। पहला 1746 से 1748, 49 से 54 और 56 से 63 3 कर्नाटक युद्ध। अगले सिख युद्ध की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें 1845 से 46, 1848 49 और तीसरा 49। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अफगान युद्ध की देखिए बात करते हैं तो अफगान युद्ध पहला 1839 से 42, दूसरा 78 से 80, तीसरा 1919। अब यहाँ पे मैसूर युद्ध है। मैसूर युद्ध कब हुआ तो 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और चौथा 98 से 99। ठीक है, अब इसमें अंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठा युद्ध भी आपको पता ही है, 75 से 82, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे 1803 से 5 और तीसरा 17 से 18। इसमें सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन पॉइंट है वो आपका पहला ये और दूसरा ये, यानी सिख युद्ध और अफगान युद्ध, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन ये आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन दोनों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा क्योंकि ये मिलता जुलता एक दूसरे से सटा हुआ है। 1839-42, 1845-46। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहेंगे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।